सर 543 जागांवरून आता 850 जागा व्हाव्यात अशा प्रकारचा प्रस्ताव सरकार ठेवत आहे, केंद्र सरकार ठेवत आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून कसं पाहिजे तुम्ही या प्रस्तावाकडे? महाराष्ट्राचा दृष्टिकोन, महाराष्ट्र ही काय राज्य आहे का? तेव्हा हे जे महाराष्ट्र राज्य, जय महाराष्ट्र अमुक तमुक करतात, त्यांचा पहिल्यांदा निषेध केला पाहिजे. याचं कारण का, हेच जे आहेत हे देश विघटन करणारी माणसं आहेत असं मी त्या ठिकाणी मानतो. त्यांचे बापदादे अगोदर देश विघटनाच्या नादी लागले होते, आता हेही देश विघटनाच्या नादी लागले, तशी परिस्थिती आहे. त्यावेळेस जातीचं आणि धर्माचं वर्चस्व राहावं याच्यासाठी याच्यासाठी देशाला त्यांनी पूर्णपणे टांगून ठेवलं आणि जो बाहेरचा आला त्याला आत घातली. तू धर्म आणि जातीमध्ये लक्ष घालणार नशील तर तू राज्य कर. आता सुद्धा तुम्ही जागा वाढवणार असं म्हणताय का? तर लोकसंख्या वाढली. पण देशाची लोकसंख्या ही प्रत्येक राज्यामध्ये समान वाढलेली आहे का? तर अजिबात नाही. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, त्याच्याच बरोबर ईस्टर्न स्टेट्स आणि त्याच्याच बरोबर सदर्न स्टेट्स म्हणजे विंध्याच्या खालचे राज्य जे आहेत, यांनी लाल बहादूर शास्त्रींचं आणि त्याच्यानंतर येणाऱ्या फॅमिली प्लॅनिंगचं काटेकोरपणे पालन केल्यामुळे त्यांची लोकसंख्या ही कमी झाली. आणि विंध्याच्या वरचे राज्य जे आहेत की ज्यांनी लालबहादूर शास्त्री आणि फॅमिली प्लॅनिंग कमी प्रमाणात मानलं, त्यांची लोकसंख्या वाढली. घटना काय म्हणते की एका मतदारसंघामधली लोकसंख्या ही एवढी असली पाहिजे. ती लोकसंख्या वरती येण्यासाठी त्यांनी असं म्हटलंय की जेवढी राज्य आहेत त्या राज्यांमध्ये जेवढे पार्लमेंटची जागा आहेत त्या तुम्ही डिवाइड करा. आता जेवढे स्टेट्स आहेत त्या 850 जागा ज्या आहेत त्या डिवाइड होतील. आता त्या डिवाइड झाल्या त्या प्रमाणात आणि पुन्हा आपण असणाऱ्या राज्यामध्ये आलो तर मग तुम्हाला किती? महाराष्ट्रामध्ये 12-13 कोटीची पॉप्युलेशन आहे. या 12-13 कोटीच्या पॉप्युलेशन मध्ये 3.5-4 कोटी हा मायग्रंटच आहे. बरं, तुमच्या 48 जागा आहेत असं धरून चालू. आता हा मायग्रंट गेला बाहेर, तुमच्याकडची पॉप्युलेशन 10 कोटीवरती आली, तुमचं नुकसानच आहे. तसं जे सदर्न स्टेट्स आहेत, दक्षिणेतले राज्य जे आहेत, ते दक्षिणेतले राज्य हेच म्हणतात आहेत की आम्ही शासनाची पॉलिसी राबवल्यामुळे तुम्ही आम्हाला वरती आता असणारा अन्याय करणार आहात. तुम्ही आता अन्याय करणार आहात का आमच्यावर? आणि हा अन्याय मी असं म्हणतोय केला आणि झाला तर देशाचं बाल्कनायझेशन व्हायला सुरुवात होणार. कारण बरंच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. त्याच्यामधली एक गोष्ट जी दक्षिणेतल्या राज्यामध्ये आम्ही जेव्हा जात होतो तेव्हा प्रत्येक वेळेस आम्हाला ती मिळत होती की उत्तरेकडून येणारा माल आमच्याकडे दुप्पट तिप्पट किमतीने येतो, पण तोच माल आम्ही असणारा ऑस्ट्रेलियाकडून किंवा म्यानमारकडून किंवा न्यूझीलंडकडून आणला तर आम्हाला अर्ध्या किमतीमध्ये मिळत. म्हणजे 2,000ची वस्तू जर उत्तर भारतातून येणार असेल तर इथून 1,000 रुपये येणार. ही आहे, याच्याबद्दल दुमत नाही. पण इकॉनॉमिक डिस्पॅरिटी ही पाण्याला भेद पाडत. बरं, लोक म्हणतात ठीक आहे चल आपल्याला एकत्र राहायचं, त्याच्यामध्ये मान्य करत. आता तुम्ही त्याला पॉलिटिकली डिप्राईव्ह करता आणि पॉलिटिकल डिप्रायव्हेशन झालं तर ते तेव्हा एक एस्टीन फाईल मध्ये अडकलेला आहे आणि दुसरा तडीपार आहे. हे RSSचं सगळ्यात मोठं डोकं आहे आणि स्वतःला असणारे विद्वान समजतात. देशाचं बॅल्कनायझेशन करायला निघालेले आहेत. तेव्हा इथल्या विचारवंतांना माझं आव्हान आहे की धर्म आणि जात किती अडकायचं हे त्यांनी ठरवावं, पण देशाचं बाल्कनायझेशन थांबवायचं आहे का याचा पहिल्यांदा त्यांनी विचार करावा. येत्या काळात वंचित बहुजन आघाडी कशा प्रकारे भूमिका घेईल आणि कसा विरोध? तिथे आम्ही असणारा ही जी आमच्याकडची जी सगळी इंटेलेक्च्युअल खाद्य जे आहे आणि त्याचा परिणाम करणारं जे काय ते आम्ही सामान्य माणसापुढे मांडणार. दुर्दैवाने असं आहे की इथला सवर्ण विचारवंत असेल, जातीने वर्चस्व ठेवणारा जो आहे तो वंचितला मतदान करायला तयार नाही. त्याची मानसिकता नाहीये. आणि मानसिकता नसल्यामुळे त्याला आता एसटीमध्ये पंतप्रधानाचं नाव आल्यानंतर या देशातला गृहमंत्री तडीपार होत आहे तरी त्याच्यातलं त्याचं वाईट वाटत नाही. पण त्याचं एकमेव इथल्या सगळ्या जात वर्चस्व धर्म वर्चस्वांचं एक की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये वंचितवाले सत्तेमध्ये येतात, म्हणजे वंचित समूह हा सत्तेमध्ये येता कामा नये. अशी जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये आम्ही लोकांना उजागर करण्याचं माहिती. देखिए सवाल सीट बढ़ने का नहीं, सवाल ये है कि नॉर्थ एंड साउथ ये जो डिवाइड है विंध्या के नीचे और विंध्या के ऊपर, इस डिवाइड को आप कैसे संभालोगे ये सबसे बड़ा सवाल. मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस डिबेट होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो चेयरमैन थे इनका एक डायलॉग हुआ और वो डायलॉग मैं मान के चलता हूँ कि मैंने पार्लियामेंट में जब था तो उसको एक बुकलेट के रूप में उसको पब्लिश किया गया है. बोले अभी इस फिलहाल की परिस्थिति में हम लोग ने इसको संभाल लिया है, लेकिन चेतावनी ये थी कि आगे इसको कैसे आप संभालोगे. सवाल ये है उसकी वजह से कि उन्होंने कहा था कि साउथ इज प्रोग्रेसिव और विंध्या के ऊपर उतना प्रोग्रेसिवनेस नहीं है, एटीट्यूड भी मतलब जो
दिमाग होना चाहिए वो दिमाग भी। और इसी की वजह से देखा जाएगा तो लाल बहादुर शास्त्री का फैमिली प्लानिंग की योजना जो आई और उसके बाद में हर सरकार ने उसको आगे ली गई। सदर्न स्टेट्स जो है उन्होंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया। विंध्या के ऊपर के राज्यों ने उसको उतना ही इम्प्लीमेंट नहीं किया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। ईस्टर्न स्टेट्स जो है उन्होंने उसको लागू कर दिया, जिसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आते हैं। सवाल ये है, ये जो डेमोग्राफिक बदलाव आ चुका है, मतलब लोक संख्या के मुताबिक सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन उतनी बड़ी नहीं कि जितनी विंध्या के ऊपर के राज्यों की बड़ी। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। आपने सीटें तो बढ़ा दी, अब सीटें बढ़ाने के बाद वो पॉपुलेशन के हिसाब से चलेगा क्या भैया? एक जो संवैधानिक है, संविधान यही कहता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए। अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि भैया एक राज्य की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 10 करोड़ है, ऐसा मान के चलते हैं। आपने उनको जो है वो 50 सीटें दी, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 जो क्वोशंट आएगा वो वोटर होगा। अब मान लो जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 करोड़ है उसको तो डबल मिल गया। जो सदर्न स्टेट जो चिल्ला रहे हैं कि अभी एक बैलेंस है कि जिसके मुताबिक जो है वो हम लोग को लूटा नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये अगर बदलाव आया तो हम लूटे जाएंगे, और अगर हम लूटे गए तो देश में रहने का फायदा। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। फूड एंड ड्रग्स कमेटी पार्लियामेंट में होते समय मैं उसका मेंबर, और सदर्न स्टेट्स को हम लोग जो है वो फूड एंड ड्रग्स, फूड के बारे में उनकी यहाँ जो कमियां होती थी तो उसके बारे में हम लोग है। तो एक इंटरेस्टिंग बात वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सामने रखा, और वो ये कहा कि पंजाब का जो गेहूं हमारे पास आता है, ये चावल जो हमारे पास पंजाब से आता है वो डबल रेट में आता है। तो हमने कहा भी ये डबल रेट का मतलब क्या है? मतलब अगर वही चावल हमने और गेहूं म्यांमार से खरीद लिया या लंबे लीजिए ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, सरकार हमको अगर 2000 में दे रही, तो वहां से चावल जो है हमारे यहाँ और गेहूं जो है वो करीब 1200 में आए, तो ये डबल रेट हो गया। फिर भी हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ऐसा रहा कि ये फाइनेंशियल मैटर था इसलिए तुमने दबा दी, मतलब लोगों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है भैया देश में रहना है, सबको इकट्ठा रहना है, तो जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट देना होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये सस्ता क्यों? तो उन्होंने कहा रेल कॉस्ट ज्यादा है और शिपिंग कॉस्ट कम। जो म्यांमार से आएगा या जो ऑस्ट्रेलिया से आएगा वो शिप से आएगा, पूरा सस्ता है, ट्रांसपोर्ट ही पूरा सस्ता है, इसलिए हमको सस्ते में मिलेगा। आप उसको अगर पॉलिटिकल से जोड़ दे रहे हो, पॉलिटिकल पावर से, और डिप्राइवेशन जो है वो राजनीतिक सत्ता उनको डिप्राइवेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें मुझे खतरा दिखाई देता है। तड़ीपार होम मिनिस्टर है और आरएसएस जैसे बेवकूफ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी सत्ता उनके हाथ में दे दी है, तो ये तो देश का कवाड़ा है, बैंकरप्सी है, बाल्कनाइजेशन है। फॉर्मूला नहीं रख रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि भाई हम सीट बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सीट बढ़ाओगे, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन रेशियो कहाँ बढ़ रहा है? मेरे दादा ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, ब्रिटिश के जमाने में ब्रिटिश की पॉलिसी क्या होती थी वो उसको उन्होंने अच्छे शब्दों में कहा। उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों की दाढ़ी हिंदुओं के हाथ में रहे, मुसलमानों की दाढ़ी हिंदुओं के हाथ में रहे, और हिंदुओं की चोटी जो है वो मुसलमानों के हाथ में रहे, ताकि दर्द के मारे दोनों ठीक ठाक। राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो चर्चा है और जो लिखित है, मैं उससे समझता हूँ कि उन्होंने उससे बेहतरीन व्यवस्था बनाई थी कि सदर्न स्टेट्स को या ईस्टर्न स्टेट्स को या नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश को ऐसा फील ना हो कि हम लोग निग्लेक्टेड है। अब जो ये बिना दिमाग की सरकार जो करने जा रही, उससे मैं समझता हूँ कि बाल्कनाइजेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ के बुद्धिजीवी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप कुंभकर्ण की नींद में मत जाइए। इस इशू को लेके पूरा डिबेट होना चाहिए कि सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका है, कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू एंड कश्मीर का इलाका जो है, उसको हम लोग कैसे आश्वासित करें कि पॉलिटिकली आप बाल्कनाइजेशन नहीं। ये मैं समझता हूँ कि जब तक हम लोग ये पॉलिटिकली बाल्कनाइजेशन की बात को जब तक हम लोग सामने नहीं रखते और उसका सुझाव जब तक नहीं निकलता, तब तक मैं मान के चलता हूँ कि ये जो फ्रीज रखा है सीटों पर वो रखना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैलेंस है और हर किसी को विश्वास है कि इस पॉलिटिकल बैलेंस की वजह से हम लोगों की यहाँ न्याय मिलता रहेगा। वंचित बहुजन आघाड़ी इस पर क्या विकल्प पेश करेगी? और देखिए, मैं यहाँ से लोगों से कहूंगा कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी को मानते ही नहीं है। यहाँ का जो मिडिल क्लास है, यहाँ का जो सवर्ण है, वो निचला तबका वर्ग है कि जिसकी राजनीतिक सोच है, समझ है, उसको वो मानता ही नहीं है, उसको वोट ही नहीं करता है। अच्छा। उसको वो निग्लेक्ट ही कर लेता है। जात और ऊपर और धर्म वाले जो है,
जितना इस इशू को लेके उजागर करना है, लोगों के सामने ले आना है, इसके फॉलोआउट्स क्या है वो दिखाना, वो तो हम लोग करते रहे। सम्राट चौधरी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हो रहे बिहार के, कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी आरएसएस इनका जो इतिहास है छुरा घोपने का पीठ में, उस माध्यम से वो आए, वो थोड़ी लड़ के आए। नीतीश कुमार इनके पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार, सवाल ऐसा है कि किसके पैर छूने किसके ना छूने, उससे क्या मतलब है? एक दफे तुमने छुरा भोग दिया, वो तो मरने वाला है। सर, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो कल से रहेगा। मैं इस पे देखिए, ऐसा है कि ओबीसी जो है, मैं यहाँ के ओबीसीओं को कहूंगा कि आप अपनी आइडेंटिटी, राजनीतिक आइडेंटिटी बनाइए। ये जो धर्म की आइडेंटिटी के पीछे जो भाग रहे हो, और आपके सामने जो मुसलमान रखा हुआ है, ओबीसी से इतना ही कहूंगा कि शिवाजी महाराज के अलावा आपको किसी ने पहचाना नहीं। आपको उसके बाद किसी ने पहचाना होगा तो महात्मा फुले ने पहचाना, उसके बाद में आपको किसी ने पहचाना होगा तो शाहू महाराज ने पहचाना, उसके बाद में इन दोनों की बातों को लेके बाबा साहब ने जो है पहचान के इनको एक शक्ल, इनको एक अधिकार दिया और इस देश के राजनीति में हिस्सा लेंगे, ऐसी एक व्यवस्था बनाई। पर दुर्भाग्य है कि ओबीसी जो है वो हम राजनीति कर सकते हैं, इस देश का बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधार सकते हैं, ऐसे उनकी सोच ही नहीं। अब जिसके पीछे वो भाग रहा है, सवर्ण और धर्म के पीछे जो भाग रहा है, मुगलों के खजिनदार कौन थे, सलारपति कौन थे, जिस शिवाजी के खिलाफ लड़ने आए थे मुगलों की फौज, मुगल तो बहुत कम है लेकिन हिंदू ही ज्यादा है। तो इस बात को जो है वो ओबीसी ने समझना चाहिए कि वो जब तक राजनीतिक अपनी छवि नहीं बनाई तब तक इस देश की आजादी को बरकरार रखना मुझे मुश्किल दिखाई देता है।